हेलो बच्चों, जय हिंद। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। मैंने एक वीडियो आपको दिया है जिसमें ये बताया है मैंने कि सिलेबस कैसे कवर करना है पूरा का पूरा, और उसमें पढ़ने का मैंने तरीका बताया है, आपको स्ट्रेटजी बताई है जो मार्च से लेकर आपको नवंबर तक पूरा एक सिलेबस खत्म हो जाएगा। और दिसंबर में एक क्लिक रिवीजन हम लोग करेंगे, पूरा फास्ट रिवीजन करेंगे जो दिसंबर में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा एक बार। देन जनवरी में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस का निचोड़ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर है जो रियल नंबर के नाम से जानते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अगला है एन फॉर नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? तो गिनती की सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। एक से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम लोग कहते हैं सेट। तीसरा आपके पास होता है आई फॉर इंटीजर्स, पूर्णांक जिसे कहते हैं। इसे आई या जेड से दर्शाते हैं। इनफाइनाइट से लेकर शून्य सहित प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक कहते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर इक्वल टू होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। अगला होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम लोग P बाई Q से दर्शाते हैं। वेयर आर P एंड Q, P और Q जो होता है वह दोनों की दोनों होता है पूर्णांक, दोनों ही के दोनों होता है पूर्णांक, ठीक है। जहाँ P और Q क्या होता है? पूर्णांक होता है। पूर्णांक को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं आई से। पूर्णांकों को किससे दर्शाते हैं? आई से। इस आई से दर्शाते हैं, इंटीजर से दर्शाते हैं। तो किताबों में आपको इसके जगह पे कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, P एंड Q बिलोंग्स टू आई। मतलब P और Q दोनों के दोनों क्या है? आई से आते हैं। P और Q दोनों के दोनों है आई। आई मतलब पूर्णांक, यानी P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, ठीक है। वेयर आर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √6, √7, इस तरह के जितने नंबर है जिनको आप पूर्ण वर्ग नहीं कर सकते हैं, वे सभी के सभी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहलाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो होता है आपके पास सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम मिला दें, Q और Q डैश को हम आपस में मिला दें, तो इसे हम कहेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। या हम ऐसे समझाएं आपको कि एक झोला मेरे पास थैला है, इस थैले में मैं Q को भी लाकर रख दूं और Q डैश को भी लाकर रख दूं। Q और Q डैश एक थैले में है, इस थैले में है, तो इस थैले में कैसी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे इस संख्या में रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। आपको रियल नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर, किसी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकने वाली सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। तो इस लाइन पर वो सभी नंबर है जो आप सोच सकते हैं, जो आप लिख सकते हैं। इस लाइन पर माइनस की भी संख्या है, पॉइंट की भी संख्या है, यानी दशमलव की संख्या है, बटे की संख्या है, यानी भिन्न की संख्या है, परिमेय भी संख्या है, अपरिमेय भी संख्या है, यानी रूट की भी संख्या है। याद कीजिए क्लास 9 में √2 दर्शाए थे संख्या रेखा पर, √3 दर्शाए थे आप, यानी इस लाइन पे रूट की भी संख्या है, बटे की भी संख्या है, यानी कुल संख्या है जितनी आप अभी तक पढ़े हैं। तो यह रेखा जो होती है वह कंप्लीट होती है, यानी दो पूर्णांकों के बीच कितनी वास्तविक संख्या है? इनफाइनाइट, यानी दो पूर्णांकों के बीच इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं, यानी 0 और 1 के बीच अनंत संख्याएं, पर अनंत संख्या है वास्तविक संख्याएं। -1 और 0 के बीच अनंत वास्तविक संख्या है, -1 और -2 के बीच अनंत वास्तविक संख्या है, यानी इनके बीच
अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब पढ़ते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये कहता है कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। आप कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, सपोज कीजिए आप ले लेते हैं 210, एक एग्जाम्पल लेते हैं 210, ठीक है, एक भाज्य संख्या है। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे तो इस मिलेगा इसकी अभाज्य संख्या 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7। ये इसकी अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित हुई है। ये एक भाज्य संख्या है 210 और इस भाज्य संख्या के ये अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। इसी बात को कहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या आप लीजिए, वह भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है। आगे कहा तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। एक शब्द लिखा उसने अद्वितीय, ठीक है। यदि हम क्रम को छोड़ दें, किसी भी क्रम में लिखें तो वह अद्वितीय नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम क्रम को देखें तो क्रम को देख रहे हैं 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, एक क्रम से चलते हैं तो अद्वितीय है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 210 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। 210 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 2। 210 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, इस पर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वापस आप इन गुणनखंडों को आप गुणा करेंगे तो वापस वह भाज्य संख्या मिल जाएगी। यानी 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे तो 210 मिलेगा। और 210 को आप किसी भी गुणनफल के रूप में लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। लेकिन यदि आप किसी एक खास क्रम में लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे अद्वितीय, तो ये अद्वितीय है अपने आप में, ठीक है, एक खास क्रम में है और ये किसी खास क्रम में नहीं है, तो ये अद्वितीय नहीं है। बात समझ में आ गई है। अब इसकी सहायता से हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। इसकी सहायता से हम लोग गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। HCF और LCM एग्जाम्पल लेते हैं। संख्या 280 और 175 का अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो आप लिखेंगे 280 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे 280 में। देखिए 0 का मतलब होता है 2 गुणे 5 और बचा ये 28। 28 को आप तोड़ सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4 7 28। तो 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7, ठीक है। ऐसे ही आप 175 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 175 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 175 को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5 का फैक्टर, ये दिख रहा है 5 है लास्ट में, तो 5 गुणे 5 गुणे में 7। अब देखिए पहली बार में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 बार 2 आया है, तो यहां पे लिख सकते हैं आपके इंप्लाइड ऐड करके 2 के पावर है 3 और गुणे में 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, यहां पर इंप्लाइड ऐड 5 के पावर कितने हैं 1 2 2 है और 7 की पावर सिर्फ 1 है, ठीक है। अब आप लिखेंगे HCF और LCM, तो आप लिखेंगे आप HCF ऑफ 280 और 175, ठीक।
इन संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, इस संख्याओं में लेंगे आप प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। स्टेटमेंट सुनिए हमारा, संख्याओं में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ देखिए कौन है, और उभयनिष्ठ में लेंगे सबसे छोटी घात, ठीक है। यानी संख्याओं में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ इस दोनों में 5, और 5 में सबसे छोटा कौन है, 5 के पावर 1, तो आप लिखेंगे 5 के पावर 1 और 1 गुणे में। और कौन उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ आपके पास है 7, ठीक है, कॉमन है आपके पास 7, तो 7 आज हो जाएगा आपके पास 7, और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, तो 35 इसका HCF निकल कर आएगा। एलसीएम के लिए लिखेंगे आप LCM ऑफ 280 और 175, आप लिखेंगे संख्याओं में संबद्ध अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। सबसे बड़ी घात कौन है, तो 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, तो सबसे बड़ी घात 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 हो गया गुणे। और कौन है, 7 है दोनों में, तो दोनों में 1 पावर है, यानी सिर्फ 7 लिखेंगे आप। इसके अलावा संबद्ध कौन है इसके साथ साथ जुड़ा हुआ, 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3, आप सबको गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 5 और 1 2 मिलकर 0 बनता है, तो 2 5 और 2 मिलकर 2 0 बनेगा, और 1 7 बचा, 1 2 बचा, तो 7 दूना 14, तो 7 दूना 14 और 2 0 हो गया 2, ठीक है। ये रहा एलसीएम, ये रहा एचसीएफ, ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए किताब के एक एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे आप 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, दो गुणे में 3, 2 एक बार आया है, 3 भी एक ही बार आया है। 20 का अभाज्य गुणनखंड, 20 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो आपके पास क्या होगा, 2 गुणे में 2 गुणे में 5। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है आपके पास 2 बार, और 5 सिर्फ 1 बार, ठीक है। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। अब आप एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 6 और 20, आप लिखेंगे देखिए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल। सबसे छोटी घात कौन है, सबसे छोटी घात कौन है, उभयनिष्ठ है, सबसे छोटी घात 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 इसका आंसर हो गया। बाकी कोई उभयनिष्ठ है नहीं। एलसीएम आप लिखेंगे एलसीएम 6 और 20, 6 और 20, ठीक है। यहां पे देखिए बड़ी घात आपको देखना है, बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 लेंगे आप, 2 के पावर 2। इसके अलावा 3 और 5 है, संबंध है, 3 और 5 गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, ठीक है, और 4 5 20, और 20 तिहाई 60 बनेगा, तो इसका एलसीएम हो गया 60। एचसीएफ 2 और एलसीएम 60 आएगा। ये अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 96 को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे में 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 3, पास 5 और 3 के पावर हो जाएगा 1। ऐसे ही 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 404 को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2 गुणे में 2 गुणे में 101।
ये 2 कितनी बार आया है आपके पास? 2 आया है 2 बार, और ये हो जाएगा 101 के पावर 1। अब एच सी एफ ऑफ 96 और 404, ठीक है। इसको अभाज्य गुणनखंड बीज से निकालना है एचसीएफ को। एलसीएम को आप किसी भी बीज से निकालिए, फिर एचसीएफ को निकालिए। तो एचसीएफ में क्या? अभाज्य गुणनखंड की उभयनिष्ठ जो हो, देखिए संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन है? 2 के पावर 5, 2 के पावर 2। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात कौन है? 2 के पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी 2 दूना हो जाएगा कितना? 4। इसका एचसीएफ कितना हुआ? 4। एलसीएम ऑफ 96 और, ठीक है, 404 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे लेंगे आप? किसी भी बीज से निकाल लीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन? संख्या है आपके पास 96 और 404, तो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब एचसीएफ कितना? एचसीएफ कितने का एचसीएफ लेना है? 96 और 404 का। ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 96 गुणे 404 बटे में एचसीएफ कितना है? 4 आया है। 4 से आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट इसको भी कर सकते हैं, तो 1 गुणे 1 आएगा। ये हो जाएगा 96 गुणे में 101, गुणा कर लीजिए। 96 करने 96, 96 करने 96, ये हो जाएगा 96 96, ठीक है। ये हो जाएगा एलसीएम, राइट। आइए अगला लेते हैं एग्जाम्पल। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं आप, सिंपल। इसको आप लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना बनेगा? 2 गुणे में 3, पावर 1 आएगा। 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 72 को तोड़ेंगे, ठीक है, तो आएगा आपके पास 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड, बीस है में 0 है। देखो 0 के लिए 2 5 आता है, 0 के लिए 2 और 5 आता है, 5 में बाद में लिखता हूं अभी। ये है 12, 12 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे में 3 और गुणे में 5 बाकी था। कौन कितनी बार आया है? इसमें 2 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 के पावर 3, और 3 कितनी बार? 2 बार। इसमें 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 2 3 बार, और 3 1 बार, और 5 1 बार आया है, ठीक है। अब आपको लिखना है एचसीएफ ऑफ 672 और 120 का एचसीएफ निकालना है। तो संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ देखिए, उभयनिष्ठ 2 है, 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 1, तो सबसे छोटी घात 2 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 1। और क्या उभयनिष्ठ? 2 के पावर 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तो 3 के पावर 1 आप लेंगे, 2 तो लेंगे नहीं, बड़ी घात है, तो 3 के पावर 1, यानी 3 दूना 6 बनेगा। इसका एचसीएफ बना 6, एलसीएम कितना बनेगा? एलसीएम ऑफ 672 और 120, ठीक है। यहां पे देखिए संख्या में प्रत्येक उभयनिष्ठ, ठीक है, मैं सबसे पहले बड़ी घात देख लीजिए कौन? 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 सबसे बड़ी है, 2 के पावर हो जाएगा 3। और कौन है जो उभयनिष्ठ है, बड़ी घात है? 3 है, 1 पावर, 3 है 2 पावर, 3 है 1 पावर, तो 3 के पावर 2 सबसे बड़ी है, 3 के पावर 2। और क्या बचा है? 5, 5 को आप लिख लेंगे, अब गुणा कर लेंगे आप। तो देखिए
दो एक दो एक 5 है, एक 2 है, तो 2 और 5 मिलकर 0 हो जाएगा। पहले तो यहां से एक 0 लास्ट में आएगा। अब ठीक है, 3 3 9 और 2 दूना 4, 9 चौका 36, यानी ये हो गया आपके पास 36। 360 इसका एलसीएम बनेगा। एलसीएम कितना बनेगा? 360। आइए अगला लेते हैं एग्जांपल लास्ट। क्या रहा है? संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 4 के पावर n का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। यानी आपको अगर हम समझाएं बगल में ऐसे तो समझिएगा, 4 के पावर n का मतलब एक प्राकृतिक संख्या, n के पावर 2, n का मतलब 3, n का मतलब 4, n का मतलब 5। अगर इसको आप तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही आएंगे, यानी गुणनखंड इसके सिर्फ 2 बनेंगे। ठीक है, 2 गुणे 2 का गुणनखंड बनेगा, सिर्फ 2 गुणे 2 का गुणनखंड बनेगा, इससे ज्यादा कोई गुणनखंड नहीं बनेगा, सिर्फ 2 2 आएंगे। इसके गुणनखंडों में सिर्फ 2 2 आएंगे, इसके सिवा कोई अंक नहीं आएगा। और यदि कोई अंक शून्य पर समाप्त होता है उसके लिए 2 के साथ 5 होना चाहिए, किसी भी सम संख्या के साथ 5 होना चाहिए। अगर 5 नहीं है इसके गुणनखंडों में तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप कहेंगे कि 4 के पावर n, ठीक है, बराबर 2 के इंटू 2 के पावर n, कि इसके यानी 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के अतिरिक्त 5 आनी चाहिए, जो संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसलिए 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 4 का n के भाज्य गुणनखंडों में, ठीक है, 2 के अतिरिक्त 5 आनी चाहिए, जो संभव नहीं है, इसलिए 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। राइट। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि बहुत सभी लोग इसका फायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।